So good afternoon all of you. Today we are starting with chapter 10th, the tribute. A very interesting chapter and a type of chapter which is हर घर की कहानी these days. एक चैप्टर है जिसके अंदर जो फैमिली के अंदर जब बंटवारा होता है तो उससे उसके बारे में चैप्टर है. बहुत अच्छा चैप्टर है. ऑल ऑफ यू प्लीज़ लिसन टू इट वेरी केयरफुली. Yes, so I start with the chapter. I'll be explaining, reading, doing everything myself. As I reached my desk in the office, my eyes stopped over a letter. It contained that familiar petite handwriting of my elder brother. After a very long time, he had written to me. I shrank within for not writing letters home all these days. तो जो इसका जो ऑथर है इस स्टोरी का, वो अपने ऑफिस गया है ना. ऑफिस जाने के बाद जब अपने टेबल पे पहुंचा तो वहाँ पर एक लेटर पड़ा था और उस लेटर की हैंडराइटिंग देखते ही वो पहचान गया. जो वो लेटर थी वो किसकी थी? उसके बड़े भाई की थी. और उसको बहुत बुरा फील हुआ. बुरा क्यों फील हुआ? कि उसने बहुत दिनों से अपने बड़े भाई को कोई लेटर नहीं लिखा था. देयरफॉर ही फेल्ट बैड. अब उसको थोड़ी सी ना पुरानी बातें याद आ रही है. ही सेज दैट इन माई स्टूडेंट डेज इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर. आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन अ रिकेटी बस कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ जर्नी. वो याद कर रहा है कि जब वो बच्चा स्टूडेंट था तब वो हमेशा अपने घर रेगुलरली जाया करता था और जो बस थी वो भी एकदम खटारा बस थी, लेकिन उस जर्नी से होने वाली थकान के बारे में उसको बिल्कुल भी वो नहीं सोचता था. ही जस्ट वॉन्टेड टू गो होम, है ना. हॉस्टल से बस वो घर भागना चाहता था. माई होम, माई विलेज, दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मॉरिबंड सिटी लाइफ. नाउ थिंग्स हैव चेंज एंड आई टू हैव चेंज. वो बोल रहा है कि मेरे को ये शहरी लाइफ से जो है मेरा गांव, मेरा घर मुझे खींचता था कहीं ना कहीं. आई हैड ऑलवेज वांटेड टू गो होम, लेकिन अब चीज़ें भी बदल गई है. एंड इवन आई हैव चेंज, मैं भी बहुत ज़्यादा बदल गया हूँ. अ ग्रेट एट डील, अ लॉट ऑफ काउवेब्स हैव सेटल्ड अराउंड मी. है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे कहीं ना कहीं पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है और मुझे उनमें से नहीं निकलने देती है. आई एम स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस. वो कह रहा है कि मैं उस लहर के अंदर बह चुका हूँ. वो टाइम की लहर हो सकती है, वो बिजनेस की हो सकती है. आई वॉज स्टडिंग एट भुवनेश्वर वेयर आई गॉट माई जॉब एंड नाउ फॉर दीज 2 years आई हैव थॉट ऑफ होम नॉट इवन वंस. अब वो कह रहा है मैं भुवनेश्वर में पढ़ता था, जब कॉलेज लाइफ में था तब तो बोल रहा है एज ए स्टूडेंट ही ऑलवेज यूज टू गो होम, बट नाउ अब उसकी जॉब भी वहाँ लगी है और अब 2 साल से तो वो अपने घर गया ही नहीं है. Many a time my mother has written letters complaining about my negligence in writing to her. She has even reminded me of those pre-marriage days of mine. अब वो कह रहा है बहुत बार जो मेरी माँ है वो कंप्लेन करती हैं कि तू आजकल मुझे लेटर भी नहीं देता है, मेरे को मतलब खत भी नहीं भेजता है, और हमेशा उसको शिकायत करी जाती है कि शादी से पहले तो तुम मेरे को लेटर भेजा करता था, अक्सर घर आया करता था, लेकिन शादी के बाद तो एकदम बदल गया है. Yet I have never been able to break those strands of complacency which coiled around me. I have kept quiet to prove that I am busy and preoccupied. Now she does not complain. Probably she understands my position. वो कह रहा है लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करी, कभी भी मतलब मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, और मैं बहुत कम बात करता हूँ तो उनको शायद कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि मैं सच में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ. और अब धीरे धीरे उन्होंने कंप्लेन करना भी बहुत कम कर दिया है. अब वो मुझे कहती ही नहीं है कि तू लिखता नहीं है, तू आता नहीं है, एक्सेट्रा. यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी. है ना, लगभग मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे कभी लेटर्स नहीं लिखता है. ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम मी. वो कह रहा है उसे मुझसे कुछ चाहिए ही नहीं. ही हैज़ नेवर सॉट अ टोकन फ्रॉम मी इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर. वो कह रहा है उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं लिया है, और जबकि वो बड़ा भाई है उसने मेरा हमेशा से इतना ध्यान रखा है, लेकिन उसके बदले में उसने मुझसे कभी भी कोई आशा नहीं रखी है. In those days when I was a student, the only thing that he inquired was about my well-being. वो कह रहा है कि जब मैं एक स्टूडेंट था तब जब भी कभी भाई का फ़ोन आता या लेटर आता, लेटर ही आता होगा, फ़ोन तो क्या, ये जब भी वो कभी मिलते तो जो भाई है वो हमेशा उसके क्या कंसर्न रहते कि तुम ठीक हो ना, आर यू वेल. In those days, during my stay at home, he would catch fish for me in the pond behind the house and would ask his wife to prepare a good dish, for I loved fish. When the catch was scanty, the dish would be prepared exclusively for me. He would say to his wife, "You must make the dish as delicious as possible using mustard paste for babuli." अब वो कह रहा है कि जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं घर जाया करता था तो मेरे भाई मेरे लिए फ़िश पकड़ के लाता था पीछे पॉन्ड से, क्योंकि मुझे फ़िश का बहुत शौक़ है.
और वो अपनी वाइफ को बोलता था कि एकदम टेस्टी से टेस्टी बनाना, और कई बार जो है बहुत कम फिश पकड़ पाते थे तो चाहे मेरे अकेले के लिए ही बने वो, लेकिन मेरे लिए बनवाते थे वो। दैट इज़ द लव ऑफ एन एल्डर ब्रदर टू अ यंगर ब्रदर। और उसका नाम क्या है, जो ऑथर है जो हमें स्टोरी नरेट कर रहा है उसका नाम है बबूली। इवन नाउ ही इज़ द सेम मैन विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कमेशन। वो बोल रहा है आज तक वो वही आदमी है, उनके अंदर उनके हृदय में वही प्रेम है, वही सद्भावना, वही दया भाव है। Nothing has changed him. His 7 children, father, mother, cattle, fields, household responsibilities. He is the same, my elder brother. अब वो कह रहे हैं उनके खुद के 7 बच्चे हो चुके हैं, उनकी वाइफ है, माँ बाप की जिम्मेदारी भी उन्हीं के ऊपर थी, है ना, और घर की जिम्मेदारी भी, भेड़ मतलब बकरी वगैरह, कैटल सब। उसके बावजूद भी मेरे लिए जो उनका प्यार है वो कभी नहीं बदला। मेरे लिए आज भी वो मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने हमेशा अपना जो केयर है, अपनापन है, मुझे दिखाया। I handled the letter carefully. He had asked me to come home. और उसने जो लेटर है वो ध्यान से उठाया, खोला, और जब वो पढ़ने लगा तो उसके अंदर उसके भाई ने लिखा था कि वो घर आए। He was called home. Cropped में वो कह रहा है कि वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। Some feared have cropped up मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। The 2 sisters-in-law had quarrelled. Our paddy fields, the cottage, and all the movables and immovables were to be divided into 3 parts amongst us. My presence was indispensable. अब वो कह रहा है कि जो घर में, अब ये और इसकी वाइफ तो शहर में रहते हैं, गांव के अंदर ये 3 भाई है, तो एक तो इसका जो बड़ा भाई जिसकी बात कर रहा है और एक और इसका बीच का भाई है, वो गांव में ही रहते हैं। अब उनकी जो वाइफ्स हैं उनके बीच में तानाकशी चलती रहती होगी, तो दे हैव डिसाइडेड कि अब वो बंटवारा करेंगे। और ऑफ कोर्स जब बंटवारा होगा तो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके 3 हिस्सों के अंदर वो बांट दी जाएगी, तो इसका वहाँ जाना और वहाँ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। It was my second brother who had so particular and adamant about the division. He wanted it in any cost. और वो कह रहे जो मेरा दूसरा वाला भाई था, बीच वाला भाई था, वो थोड़ा ज़िद्दी टाइप का था और उसको किसी हर हाल में बस उसको बंटवारा चाहिए ही चाहिए था। I finished reading the letter. A cold sweat drenched me. I felt helpless, often. A sort of despair haunted me for a long time. Quite relentlessly, I tried to drive them away, yawning helplessly in the chair. अब वो लेटर पढ़ने के बाद में वो कह रहा है एक अजीब सा शिवर मेरी बॉडी के अंदर गया और मुझे कुछ समझ, मतलब इतना बुरा फील होता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए इतना कुछ करते हैं और अल्टीमेटली जो बच्चे हैं वो लड़ाई करते हैं उनकी डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। तो ये सब वो सोच कर बोल रहा है कि मतलब मैं एकदम इतना लो फील करने लग गया और आई कुड हेल्प एनीथिंग, और मैं सिर्फ अपनी चेयर पे बैठे बैठे यॉन कर रहा था और बहुत उसको बुरा लग रहा था। In the evening, when I told my wife about the partition that was to take place, I found her totally unperturbed. अब जब उसको पता चला था पार्टीशन का, बबूली को, तो वो कितना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गया था, उसको कुछ समझ में नहीं आया, मतलब he felt very low and very bad. लेकिन जब उसने शाम को ये बात आके अपनी वाइफ को बताई तो उसको ऐसा लगा ज़्यादा असर नहीं हुआ। She just asked me when, as if she was all prepared and waiting for this event to take place. इन अ वीक्स टाइम आई सेड। और वो कह रहा है कि उसकी वाइफ ने सिर्फ उसे उतना ही पूछा कब, एज इफ़ वो हमेशा से वेट कर रही थी कि वो दिन कब आएगा, बंटवारा कब होगा, और इसने उसको इतना ही जवाब दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। इन बेड टाइम नाइट माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट वुड बी आवर शेयर एंड हाउ मच वुड इट फेच अस ऑन सेलिंग इट। आई सेड नथिंग फॉर अ वाइल, बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई at last guessed that it should be around 20,000 rupees. She came closer to me and said, we don't need any land in the village. What shall we do with it? Let us sell it and may take the money. Remember, when you sell it, hand over me the entire 20,000. I will make proper use of it. We need a fridge, you know. Summer is approaching. You need to not go to office riding a bicycle. You must have a scooter. And the rest will put in a bank. There is no use keeping land in village. We can't look after it, and why should others draw benefits out of our land? अब रात को सोते वक्त वो अपने हस्बैंड से क्वेश्चन पूछ रही है कि हमारे हिस्से में कितना लैंड आएगा और अगर हम उसको बेचते हैं तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। अब बबूली को हालांकि बहुत अजीब लगा, लेकिन अपनी वाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए ही सेड कि हमको 20,000 के लगभग जो पैसे मिलेंगे। तो उसकी वाइफ बोल रही है कि तुम एक काम करना, हमें गांव में ज़मीन रख के क्या करना है, जब हम शहर में रखते हैं कौन तो जाएगा, कौन उसका ध्यान रखेगा, तुम वो बेच आना 20,000, और ये नहीं हो कि पैसे तुम अपने पास रख लो, वो पैसे तुम मुझे दे देना ताकि मैं उनको प्रॉपर यूज़ कर सकूँ।
हम एक फ्रिज खरीदेंगे क्योंकि गर्मियाँ आ रही है और अब तुम्हें बाइसिकल पे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए हम स्कूटर खरीदेंगे और बाकी का पैसा जो हम बैंक में डाल देंगे, है ना। हमारी ज़मीन है, कोई दूसरा उसको क्यों यूज़ करे, गांव में रहेगी पड़ी रहेगी तो ज़मीन तो हमारे, तुम्हारे भाई वगैरह उसको यूज़ कर लेंगे ना। औरतों की जो मेंटालिटी होती है वो थोड़ी ऐसी ही होती है। I listened to all this like an innocent lamb looking into the darkness. अब वो कह रहा है मैंने ये सब ऐसे सुना है जैसे होता है ना एक बछड़ा भोला भाला सा छोटा सा लैम्ब, क्या बकरी का बच्चा, मेमना, उसकी तरह मैं सब सुन रहा हूँ। आई फेल्ट एज इफ द बुचर वॉज शार्पनिंग हिज नाइफ। अब वो कह रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो कसाई है, जैसे मैं एक मेमना हूँ और कसाई जो अपनी चाकू की धार तेज़ कर रहा है, वो सब मुझे काटने ही वाला है। Humming a tune and waiting to tear me large chunks of meat and consoling me saying that there is better life after death। और वो कह रहा है कि कुछ ऐसा था कि जैसे वो मुझे काटने के लिए तैयार है और फिर भी मुझे वो मतलब संतावना दे रहा है और वो कह रहा है कि मरने के बाद एक बहुत अच्छी लाइफ होती है, ऐसा उसको फील हो रहा था। Gone are those days, gone are those feelings when the word home filled my heart with emotion and the affectionate word brother, what a feeling it had, how it used to make my heart pound with love. Recollecting all these things, I feel weak, pathetic. अब वो कह रहा है वो दिन चले गए जब घर की याद, मतलब घर मेरे लिए सब कुछ हुआ करता था, भाई वर्ड लेते ही आई यूज्ड टू बी सो प्राउड ऑफ माई ब्रदर, लेकिन वो दिन और उसको बहुत ही बुरा फील हो रहा था। वेयर इज़ द हार्ट गॉन, वेयर आर दोज डेज, what is that spontaneity of feeling gone? I just can't understand how a stranger could all of a sudden become so intimate only by sharing little warmth, by giving a silent promise of keeping close. अब वो कह रहा है कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मतलब हमेशा से होता है कि जो लड़के होते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर शादी के बाद बदल जाते हैं। वो कह रहा है क्यों होता है ऐसे, क्योंकि मतलब एक अनजान के लिए हम हमारे जो इतने सालों के रिलेशंस होते हैं, अपनी फैमिली बॉन्ड होते हैं, उस सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं। एंड ही इज़ फीलिंग वेरी बैड। लेकिन थॉट्स सबको आते हैं, हम सबको पता है क्या सही है क्या बुरा है, फिर भी ऐसा तो नहीं है ना कि हम सब अच्छे अच्छे वाले काम करें, बुरा कोई काम कर ही नहीं रहा है। बस हम सोचते बहुत हैं और कोई दूसरा गलत करता हुआ देखे तो हम उसको भाषण बहुत दे सकते हैं, लेकिन हम कभी भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। और ऐसा ही कुछ बबूली के साथ भी हुआ। थोड़े दिन तो मतलब उसको 1-2 दिन तो बहुत बुरा फील हुआ था, उसको अपनी वाइफ भी बुरी लग रही थी, वो दोनों पत्नियां भी अपने भाइयों की उसको बुरी लग रही थी, लेकिन ही बिकेम नॉर्मल। बट आई बिकेम माई सेल्फ इन 2 days. I grew used to what had been a shock. Later on in the marketplace, keeping pace with my wife, inquired about the prices of different things she intended to buy. Buying the fridge was almost certain, a second-hand scooter, a stereo set and some gold ornaments. I prepared a list of the prices. She kept reminding me about her intentions and was showing a lot of impatience. अब वो कह रहा थोड़े दिन में मैं एकदम नॉर्मल हो गया और मैं अपनी वाइफ को मार्केट में लिए घूम रहा था चीज़ों का सामान रेट पूछने, है ना। एक फ्रिज हमको लेना था, एक सेकंड हैंड स्कूटर हमको लेना था, फिर हमने सोचा एक स्टीरियो सेट भी ले लेते हैं, फिर वाइफ बोली थोड़ी सोने की ज्वेलरी भी ले लेते हैं, और मैं उन सब की लिस्ट बना रहा था। और मेरी वाइफ जो बहुत इम्पेशेंट थी कि बस जल्दी से बंटवारा हो जाए और आप पैसे लेके आ जाओ। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, आई लेफ्ट फॉर माई विलेज। और अब वो अपने गाँव जाने के लिए जो है सैटरडे को आफ्टरनून के अंदर निकला। द सेम बस वॉज देयर इंस्पायरिंग अ टाइल ऑफ ओल्ड फेमिलियर फीलिंग। और वही उसने हमें स्टार्टिंग में बताया कि जो बस थी वो एकदम कबाड़ खाना टाइप बस थी, वैसी ही वही बस थी। आई रश टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, माई फेवरेट सीट। और जब वो स्टूडेंट था तब उसकी फेवरेट सीट रही होगी जो ड्राइवर के पीछे वाली सीट होती है, और वो भाग के उस सीट को पकड़ने की कोशिश करता है। इन माई हरी आई ब्रूस्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, इट हर्ट मी, द ब्रीफ केस फेल ऑफ एंड द लिटिल पैकेट कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज meant for my dear mother was scattered over the ground। अब जैसे वो सीट पे जाने की कोशिश कर रहा था, उसका घुटने में जो डोर है उससे लगी और वो वहाँ गिर गया, और उसका जो ब्रीफ केस था वो खुल गया गिरने की वजह से। और वो थोड़ा सा छोटा सा पैकेट था, लिंगराज महाराज का प्रसाद अपनी माँ के लिए लेके जा रहा था, वो जो पूरा प्रसाद है वो वहाँ पर बिखर गया। I felt that the entire bus was screeching aloud the question, after how many years you have not bothered in the least to retain the tender love you had in your heart for your home. Instead, you have sold it to the butcher to help yourself become a city babu. कर्सेस भी ऑन यू। और वो कह रहा है कि जैसे ही मतलब मैंने देखा कि वो जो प्रसाद है वो बिखर गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो पूरे बस के लोग हैं वो बस मुझे ही घूर रहे हैं और वो मेरी तरफ देख रहे हैं और मुझसे सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें इतना भी वो नहीं था कि तुम अपने माँ के पास जाओ
है ना, और तुम मतलब उस प्यार को वापस अपने गांव जाओ, अपने गांव वालों से मिलो, क्या तुम ऐसे शहरी बाबू बनने चले थे? और जो थोड़ा सा प्यार जो तुम एट लास्ट लेके जा रहे थे, तुम उसको भी नहीं संभाल पाए, तुमने वो भी गिरा दिया। आई बोर्डेड द बस कलेक्टिंग द ब्रीफ केस एंड कंटेंट ऑफ स्पॉइल्ड पैकेट, स्वेयरिंग अ शेमलेस स्माइल ऑन द क्लीनर एंड द कंडक्टर ऑफ द बस। अब उसने अपना ब्रीफ केस बंद किया, पैकेट में थोड़ा बहुत जो बचा था उसको रखा, और जो क्लीनर था बस को उसको देखते हुए ना ऐसे स्माइल करते हुए, क्योंकि उसको तो साफ़ करने पड़ेंगे, ऑफकोर्स उसको तो गुस्सा आएगा, एक शेमलेस स्माइल उसको देते हुए। It was 5 in the evening when I got down. I had written beforehand my elder brother who was there to meet me at the bus stop. अब शाम को 5 बजे जो उसकी बस है वो गांव पहुंची, और उसका जो बड़ा भाई है वो उसको लेने के लिए बस स्टैंड आया हुआ था। He appeared a little tired and worn out. Give the briefcase to me, that must be heavy. He almost snatched it away from me. I forgot even to touch his feet. This had never happened earlier. He was walking in front of me. अब वो थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था बड़ा भाई, और आते ही बोला कि अलो, बड़ा भाई उसको बोल रहा है कि अपना ब्रीफकेस मुझे दे दो, ये भारी होगा। और जो ये बबूली है वो मतलब इतने उसमें था कि वो उसके पैर छूना भी भूल गया, और ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था कि वो अपने भाई से मिला और उसने उसके पैर ना छुए हों। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड डस्टी एंड एवर द सेम। अब वो अपने गाँव मतलब रास्ते पे जा रहा था, तो जो गाँव का रास्ता था वो आज भी वैसा ही था, एकदम डस्टी वाला। I was usually crossing the street along to go to the teacher in the evening for tuition. It was generally late and dark when I returned from my studies. Unfallingly, my elder brother would be there to escort me back home, lest I should be frightened. He would carry the lantern, my bag of books and notes. I had to follow him to do so. If I lagged behind, he would ask, "Why? You are perhaps tired. Come hold my hand and walk with me." He sometimes used to carry me on his shoulders while going to the field for a stroll. अब वो कह रहे हैं कि मुझे याद आने लगे उसको वो दिन जब वो उस गांव के अंदर ट्यूशन के लिए जाता था और रात को लेट हो जाता था कभी, तो उसका जो बड़ा भाई है हमेशा उसको लेने के लिए आता था, लालटेन साथ में लाता था, और आते ही उसका जो बैग था बुक्स का वो ले लेता था, और कई बार ये जो है पीछे रह जाता था तो इसको बोलता था चला नहीं जा रहा, मेरा हाथ पकड़ लो, और बहुत बार इसको अपने कंधे पर बैठा के भी ले जाया करता था। The bus stop was some distance from the village. I had fallen behind him. He stopped and asked the same old question he used to. I just could not speak. अब वो कह रहा है उनके घर के और बस स्टैंड के बीच में थोड़ा फासला था, जो उसका ब्रदर है वो रुक के और फिर वो उससे सेम क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। The past was sprouting up in me, the childhood days and the days now. Time has coagulated for me. I have changed, but my elder brother, time could not bring upon him any change. As in those days, he was still walking in front of me, carrying my bag. I felt so small. वो कह रहा है मेरे अंदर बदलाव आ गया, वक्त ने सब कुछ बदल गया, लेकिन जो मेरे भाई की फीलिंग्स मेरे प्रति थी वो बिल्कुल भी नहीं बदली। आज भी उनके सेम वर्ड्स थे, और वो उसी तरह से जब वो बचपन में चला करते थे, ही वॉज इन द सेम वे वॉकिंग विथ माई बैग। और वो कह रहा है मैं अपने आप को इतना छोटा महसूस कर रहा था अपने भाई के सामने। Hesitatingly I said, "Brother, give me that briefcase. Let me carry it for a while." अब उसने थोड़ा सा संकोच खाते हुए उसने पूछा, भाई थोड़ी देर के लिए ब्रीफकेस मुझे दे दो, मैं लेके चल लूँगा। Don't you worry, he said. It is heavy and you are tired. Let us quicken our steps. You must be feeling hungry. It is time for the evening meal. I followed him in silence. अब वो कह रहा है तुम चिंता मत करो, ये भारी है और तुम थके हुए हो और अंधेरा होने वाला, तुम जल्दी घर चलो, तुमको भूख भी लग रही होगी, तो जल्दी चलो खाना खा लेना। We reached home. It was already dark, the time for lighting the wicks before the sacred Tulsi plant. Unlike those days, none of my nephews rushed towards me, howling, "Here's uncle." My sisters-in-law did not run from the kitchen to receive me. I was all quiet and calm. Only my mother came and stood near me. The second brother and his wife were nowhere to be seen. In the entire house there was an air of unusualness rather than stillness of a graveyard, as if the house was preparing for its ultimate collapse. अब वो कह रहा हम घर पहुँचे तो अंधेरा हो चुका था, तुलसी के सामने दिए जलाने का वक्त हो चुका था। हमेशा जब वो घर आता था तब क्या था, बच्चे भाग के आते थे, चाचा आगे, उसकी भाभियाँ भाग के आती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी उससे मिलने के लिए भाग के खुश होके नहीं आया।
और उसकी जो बस एक माँ है वो पास में आके खड़ी हो गई और घर के अंदर एक अजीब सी ऐसे खामोशी छाई हुई थी। ऐसी खामोशी जैसे कि होती है ना ग्रेव यार्ड के अंदर, एक कब्रिस्तान या शमशान के अंदर जो खामोशी होती है, वैसी खामोशी वहाँ पर छाई हुई थी। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरी वन बट देयर वॉज एन, और वो कह रहे जो बीच वाला भाई और भाभी वो तो मुझे दिखे ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ गायब थे, वो बिल्कुल ही नहीं दिखे। I tried to be normal with everyone, but there was an abominable lull all around. My second brother and his wife, in spite of their presence at home, showed no emotion. They were all set for the partition and they cared for nothing else. I could not sleep that night and following morning passed quite uneventfully. अब वो कह रहा है मैंने कि सबके साथ एकदम नॉर्मल बिहेव किया। मेरा बड़ा जो बीच वाला भाई और उसकी वाइफ घर में ही थे, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे। दे जस्ट वॉन्टेड द पार्टीशन टू टेक प्लेस, और घर ऐसे लग रहा था कि इट इज़ रेडी फॉर इट्स फाइनल कोलैप्स। और अगले दिन सुबह भी मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं हुआ। It was midday. 7 or 8 people had gathered in a courtyard to supervise the division. We 3 brothers were present. Mother was not to be seen anywhere in the vicinity. अब दोपहर के टाइम में वो कह रहा है कि 10, 7, 8 लोग आए जो कि बंटवारा करने वाले थे, और हम तीनों भाई थे, और मेरी माँ जो है वो कहीं भी नहीं दिख रही थी। We were waiting for the final separation as if ready to slice out flesh of the domestic body which our parents had nurtured since the day of their marriage, and then we would run away in 3 different directions clutching a piece each. अब वो कह रहा है कि हम फाइनल सेपरेशन के लिए तैयार थे, जिस चीज़ का ना मतलब एक नरिश करते हैं ना हम, जैसे एक बॉडी, एक घर जो होता है उसके अंदर कितना अपनापन होता है। कह रहे मेरे पेरेंट्स की जिस दिन से शादी हुई थी उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके उन्होंने एक घर बनाया था अपना। आज हम उसके टुकड़े टुकड़े करके और 3 अलग डायरेक्शंस के अंदर भागने के लिए तैयार थे। ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड इन द फैमिली कोर्टयार्ड, और जितने भी घर का सामान होता है ना, मतलब छोटे चमचे, बर्तन, कटोरी, थाली, सब चीज़ों को आंगन में लाके एक हीप बना दी गई, क्योंकि हर चीज़ का जो पार्टीशन होना था, है ना, जो उनके पेरेंट्स का था, जो उनके मदर फादर ने जो सामान खरीदा था वो सारा वहाँ पर आ गया। All the household articles were heaped in the family courtyard. These were to be divided into 3 parts. All the small things of the house, almost everything movable, starting from the ladles made out of coconut shells and bamboo of the little box father used to keep his beetles, the eggs, and the old radio set had been produced. A long list of the items were made. Nothing was spared, neither the dinky wooden rice crusher nor the little fingers of the family idols. तो सब कुछ रख दिया, यहाँ तक कि जो होते हैं ना कोकोनट शेल से एक वो बनाए जाते हैं ना लेडल्स डालने के लिए, कोई चीज़ जो कोकोनट का जो शेल बच जाता है ना उससे एक टोकरी सी बनाई जाती है, जैसे कि जो लिक्विड होता है वो डाला जाता है, वो तक रख दिया गया। राइस क्रश करने के लिए लकड़ी की एक वो भी रख दी गई। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे घर के मूर्तियाँ वगैरह थी वो सब तक वहाँ पे पार्टीशन के लिए ला के रख दी गई। उसके फादर को कोई पान खाने का शौक़ हुआ करता होगा तो उनका एक छोटा सा पानदान था, उस तक का आज वहाँ पर पार्टीशन होने वाला था, और सारी चीज़ें जो भी वहाँ रखी गई थी उन सब की एक लिस्ट जो है वो तैयार की गई। I saw my elder brother rise. He stopped for a moment near the pile of things, unfastened a strap of his wrist watch, and placed it on the heap of other things. Perhaps a tear trickled down his cheek. With heavy sigh, he left the place. We will continue tomorrow from here. Have a good day, all of you.